हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। टीम शिक्षा के इस सेगमेंट में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जनरल नॉलेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन वर्जन में देखेंगे और उन क्वेश्चन से बनने वाले अन्य क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो हफ्ते में 2 दिन आएगा, शनिवार और रविवार को। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आती है और हेल्पफुल लगती है और आप इस सीरीज़ को पर डे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंप्लीट। हमारा पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, सूरी राजा को हुमायूं द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया गया था। यानी हुमायूं ने किस सूरी राजा यानी अफगान राजा को अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया था। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महमूद सूरी, शेर शाह सूरी, सिकंदर सूरी और बहलोल सूरी। दोस्तों, इसका आंसर है सिकंदर सूरी, यानी ये हमारा सही आंसर है। चलिए इससे बनने वाले और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था, यहाँ पे पुनः क्यों लिखा है दोस्तों? राज्य तो उसी का था, तो पुनः का क्या मतलब है? देखिए उसके शासनकाल पे यानी हुमायूं के शासनकाल पे एक नज़र डालते हैं। हुमायूं 1530 में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था। 1539 में एक अफगान राजा शेर शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी था, वो आता है भारत में और वह हुमायूं पे अटैक करता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है। पुनः शेर शाह सूरी 1540 में हुमायूं पर अटैक करता है और दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को हम कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। कन्नौज का युद्ध इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है, उसे हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वह दिल्ली को छोड़ के 15 सालों के लिए चला जाता है। उसके बाद पुनः हुमायूं 1555 में दिल्ली पे आक्रमण करता है। जब हुमायूं दिल्ली पे आक्रमण करता है उस समय दिल्ली में सिकंदर सूरी राज कर रहा होता है। हुमायूं सिकंदर सूरी को परास्त करके दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिकंदर सूरी। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। लिखा है, संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने का अधिकार भारत के संविधान के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। देखिए, कहीं भी जाने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार हैं हमारे, और यह आर्टिकल 12 से लेके 35 तक प्रदत्त हैं, यानी कि 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने का अधिकार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में 7 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जैसे कहीं भी जाने का अधिकार, कहीं भी व्यापार करने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से मीटिंग करने का अधिकार, कहीं भी व्यापार और किसी भी तरह का व्यापार करने का अधिकार, एक्सेट्रा। किंतु उसमें से एक अधिकार है जो 7वां अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार। उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अब वह फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि अगर संविधान का अधिकार पूछा जाए कि क्या यह मौलिक अधिकार है, तो नहीं, यह एक संवैधानिक अधिकार है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद करने वाला क्वेश्चन, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। देखिए, 2018 के पहले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 7 के नाम से जानते थे। 2018 में कुछ चेंजेस के बाद इसे नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है।
इस नेशनल हाईवे की एक खासियत है, यह पूरे इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक कनेक्ट करता है और ये नेशनल हाईवे कुल 1 यूटी और 11 स्टेट, 1 यूटी एंड 11 स्टेट से होकर जाता है। कौन कौन से हैं 1 यूटी? जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट था 2019 में 1 यूटी बन गया है, तो वह 1 यूटी और 11 स्टेट। 11 स्टेट कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक इस पूरे के पूरे 11 स्टेट में जाता है। तो और सब क्लियर? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम टिप एंड ट्रिक्स बना के दें तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटक, यानी कि बांदीपुर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों ये कर्नाटक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं, जैसे बांदीपुर ही है, अंसी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है। इतने सारे मतलब वो एक वहाँ पे जो कर्नाटक है वो वेस्टर्न घाट में पड़ता है। वहाँ तो वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, उन्हें याद रखिएगा और इसके ट्रिक के लिए हमें कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा करवाई गई थी। यह कहाँ है? किस पाल राजा ने करवाई थी? देखिए इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, राजेंद्र चोल, पुलकेशिन फर्स्ट, मुहिर भोज और धर्मपाल। इसका सही आंसर है धर्मपाल, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल। दोस्तों ये कहाँ पे है? यह है बिहार में, बिहार के भागलपुर ज़िले में। कहाँ पे? बिहार के भागलपुर ज़िले में। दोस्तों बिहार में ही एक और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, क्या नाम उसका? नालंदा। इसे किसने बनवाया था? नालंदा को गुप्त डायनेस्टी का एक रूलर थे कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। ये भी बिहार में ही है, राजगिरी में स्थित है। देखिए तो नालंदा से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो जाए तो संभावित परिणाम क्या होगा? देखिए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मार्केट में 10 किलो प्याज है, 10 किलो प्याज है और उसके बाद यहाँ पे लोगों के पास 100 रुपये हैं। सब लोग 10 रुपये पर किलो के हिसाब से प्याज खरीद लेंगे, लेकिन कह रहा है यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो जाए, यानी कि ए 20 किलो हो जाए और ए 100 रुपये ही रहे लोगों के पास, तो अब क्या होगा? जब ये 100 रुपये रहेंगे तो अब लोग जहाँ पे 10 रुपये किलो प्याज खरीद रहे थे वहाँ 5 रुपये पर किलो प्याज खरीदेंगे, तो यानी कि क्या हो गया? प्याज का दाम कम हो गया। इसको बोलते हैं अपस्थिति, यानी कि डिफ्लेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डिफ्लेशन। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाता है और पैसे कम आते हैं तो क्या मार्केट में क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन होगा, अपस्थिति होगी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ष 1857 के उपलब्ध भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सामने लाने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ मनाई जाती है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार में। देखिए
1857 की जब क्रांति हुई थी तो कई क्रांतिकारियों ने अलग अलग जगह से 1857 की क्रांति की कमान संभाली थी। जैसे लखनऊ से हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहेब ने, इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने, बरेली से खान बहादुर खान ने और गोरखपुर से गजाधर सिंह ने कमान संभाली थी। तो उसी तरह बिहार के जगदीशपुर से कमान संभालने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। इसलिए उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मतलब इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए राज्य उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की जा रही है, ये राज्य उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता तो इसका आंसर क्या होता? फातिमा बेबी। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कि पहली हाई कोर्ट की पहली CJI प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर होगा लीला सेठ। ये थी लीला सेठ। और एक कहाँ के हाई कोर्ट की थी? तो ये हाई कोर्ट था दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला CJI बनी थी। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य संबंधों का उल्लेख है? दोस्तों इसका आंसर है बी, भाग 11 में इसका वर्णन किया गया है। हम इसके थोड़ा सा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम में प्रायः आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाग हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा फंसाता है। कहीं कहीं सोर्स में ये 25 लिखा हुआ भी मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाग हैं, लेकिन एक्चुअली में 22 पार्ट ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बट 3 सब पार्ट हैं उसके। कौन कौन से 3 सब पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए 4A, 9th A and B और 15A। ये 3 जो हैं ये उसके सब पार्ट हैं। तो फिर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में जो भी हो 25 भाग या 22 भाग, दोनों में से जो भी हो कोई भी एक टिक कर दीजिएगा, आंसर सही होगा। दूसरा, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं। ठीक है, इन सब को याद रखिएगा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन याद करने वाला है, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे देखिए, रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कल्हड़। कल्हड़ कौन थे? यह एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। कल्हड़ एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। और रासतरंगिणी का मतलब होता है, रासतरंगिणी जो बुक लिखी गई उसका मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग, द रिवर ऑफ किंग। तो अब इसके मतलब से ही पता चलता है कि इस बुक में क्या लिखा है कि मतलब जो कश्मीर के राजा हुए थे उनको क्रोनोलॉजी में उनका वर्णन किया गया है कि वो कैसे राजा थे, वो क्या किए थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनकी कमियां क्या थी, उन सब के बारे में लिखा गया है। देखिए अब हम लोग सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जितने भी लेखक के नाम दिए हैं, उनकी बुक का नाम देख लेते हैं। बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 बहुत फेमस बुक लिखी थी। एक था हर्षचरित्र। बाणभट्ट जो थे उन्होंने 2 रचनाएं की थी। एक रचना थी हर्षचरित्र और दूसरी इनकी रचना थी कादम्बरी। जब ये दूसरी रचना अपनी कादम्बरी कर रहे थे उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कादम्बरी वाली रचना इनकी आधी रह गई थी जिसे इनके पुत्र ने पूरी की थी। तो बाणभट्ट की 2 रचनाएं थी, हर्षचरित्र और दूसरी कादम्बरी। कल्हड़ की रचना हमने बता दी है, रासतरंगिणी। कालिदास। कालिदास हमारे हिंदी काव्य के अद्वितीय कवि थे। तीसरा इनका जो चौथा ऑप्शन हमारा सोमदेव।
सोमदेव ने एक रचना की थी, कथा सरित सागर। देखिए इन चारों लोगों की रचनाओं को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर मगफूर अहमद आजाजी, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है मौलाना अंजुर अहसन और चौथा है सैयद अहमद खान। दोस्तों इसका सही आंसर है सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। देखिए हम ये देखते हैं कि अलीगढ़ जो आंदोलन है हुआ क्यों था। अलीगढ़ आंदोलन किसने किया था ये तो समझ में आ गया, हुआ क्यों, इसका कारण क्या था। तो जो सर सैयद अहमद खान थे वो क्या था कि जो अंग्रेज़ थे उनके भक्त नौकरशाह थे, वो अंग्रेज़ों को बहुत सपोर्ट करते थे और उनकी इस सपोर्ट से खुश होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। वह पहले तो हिंदू और मुस्लिम की एकता की बातें किया करते थे, धर्म के समर्थक थे। फिर अचानक से एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और उन्होंने एक सांप्रदायिक रुख अपना लिया। मतलब जो सैयद अहमद खान थे उनका मानना था कि जो मुसलमान हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करके हिंदुओं के बराबर में आके अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए वो जितने भी जो राजनीतिक गतिरोध थे उनका विरोध करते थे। वे कहते थे कि आप सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दीजिए और ये जितने भी राजनीतिक गतिविरोध हैं उन अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन पे ध्यान मत दीजिए, उनमें आप इन्वॉल्व मत होइए। यहाँ तक तो सही था। फिर अचानक से इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों के उत्थान कभी भी नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने अपने आप को एक अलग सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने आप को हिंदुओं से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर जब तक हम हिंदू के अंडर में रहेंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी को आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और ये सारा काम कहाँ हो रहा था? अलीगढ़ में। तो इसीलिए जो ये सारे काम हुए इसी को बोलते हैं अलीगढ़ आंदोलन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है पॉलिटी से। पूछा लोकसभा के मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखिए लोकसभा में पहले सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये देखते हैं। लोकसभा में कुल 552 सदस्य और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। अब इसमें से मनोनीत कितने होते हैं? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। अब देखिए लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछा है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि 2। अब इन दोनों मनोनीत मतलब इनको कौन अपॉइंट करता है? तो इनको अपॉइंट कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। इन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ठीक है, देखिए जो ये राज्यसभा में जो लोकसभा में 2 अपने मनोनीत किए जाते हैं वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। और जो लोकसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं वो किस आधार पे किए जाते हैं? वो स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको मनोनीत किया जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर अल्टारी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा बना हुआ है? दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है इसका? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर ए सही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सी जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों
कुतुब मीनार जो है उसको बनवाने की शुरुआत, कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये देखिए, ये कुतुब मीनार है, ये देखिए ये कुतुब मीनार है, 1 2 3 4 और ये 5, इतना है मान लीजिए। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने इसका बेसमेंट बनवाया सिर्फ, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उनके सक्सेसर आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसकी 3 स्टोरी जो है वो उन्होंने बनाई। ये 3 स्टोरी उन्होंने रेड सैंड पत्थर से बनवाई थी। उसके बाद इन्होंने इतना बनवा के छोड़ दिया था। फिर इनके जो सक्सेसर आए, मतलब कि सक्सेसर नहीं, इनके बाद एक अलग डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी, उसमें फिरोज शाह तुगलक ने इसके बाकी के 2 स्टोरीज़ को बनवाया। तो कुतुब मीनार को बनवाने में किन 3 राजाओं का हाथ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और ये जो है, ये दोनों जो स्टोरीज़ हैं ये संगमरमर यानी कि मार्बल और सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, और ये रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरशील कृषि को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, देखिए कुछ लोग होते हैं नोमैडिक। नोमैडिक मतलब कि वो घूमते रहते हैं, उनका अपना एक जगह ठिकाना नहीं होता, और लाइफ टाइम एक जगह नहीं रहते हैं। वो यहाँ पे मान लीजिए खेती करेंगे, जंगल को साफ करके यहाँ खेती करेंगे अपना। उसके बाद कुछ दिन यहाँ खेती करेंगे, जब यहाँ पे उपज थोड़ी कम होने लगेगी तो वो इसे पूरा यहाँ छोड़ के फिर वो कहीं और चले जाएंगे, फिर वो कहीं और पे जंगल साफ करेंगे और फिर वहाँ खेती करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। और ये नॉर्थ ईस्ट में किस नाम से जाना जाता है? ये झूम खेती के नाम पे। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है जो ईसा पूर्व 3री सदी और 12वीं सदी के बीच की अवधि से संबंधित है। देखिए पहली बात, हम नॉर्मल सी बात है जानते हैं कि जो बौद्ध कला की और वास्तुकला के उत्कृष्ट, मतलब कि सांची, इसका आंसर क्या है? सांची। जो सांची है यहाँ पे बहुत अच्छी वास्तुकला यानी कि बहुत अच्छी मॉन्यूमेंट्स बनी हुई हैं, और ये मॉन्यूमेंट्स 3री सदी और 12वीं सदी के बीच की अवधि की बनी हुई हैं। यहाँ पे जो हर्षवर्धन थे, जो एम्पायर अशोक थे, उन्होंने एम्परर अशोक ने बहुत बड़ा एक ग्रेट स्तूपा बनाया, जिसको हम लोग स्तूपा नंबर 1 कहते हैं। उन्होंने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। ये जो ग्रेट स्तूपा है अब तो यूनेस्को साइट, हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। तो ये जो स्तूप है, और बौद्ध धर्म में स्तूप का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो फिर इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की योग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? मतलब जो हमारी अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। कितनी? 12 अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं। तो अब 12 में से हम बात किस पे कर रहे हैं? 10वीं अनुसूची पे। जो 10वीं अनुसूची है उसको हम लोग एक और नाम दिए हैं। क्या नाम है? दल बदल कानून। दल बदल कानून। 12 जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून है, यानी कि एंटी डिफेक्शन एक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेंबर अगर जैसे पहले ये देखते हैं कि 10वीं अनुसूची आई कहाँ से थी। 10वीं अनुसूची जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें इसमें किस चीज़ से डील किया जाता है कि कोई भी पार्टी है, अगर उस पार्टी का मेंबर छोड़ देता है उस पार्टी को, तो वह
फिर उस सदन का मेंबर नहीं रह जाएगा, उस सदन का सदस्य नहीं होगा। या कोई राजनीतिक पार्टी है, व्हिप जारी करती है और कोई उस पार्टी का सदस्य उस व्हिप के मतलब कि जो पार्टी का निर्देश है उसके अगेंस्ट जाके वोट करता है तो वह उस पार्टी का सदस्य नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और भी रूल है इसमें कि कौन सदस्य नहीं होगा योग्यता के आधार पे। लेकिन ये सब तो बात की बात है। क्वेश्चन में पूछा है इस मुद्दे पे निर्णय कौन करता है, तो इस मुद्दे पे निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष इस पर निर्णय करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग कौन सा है। देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये भी याद करने वाले क्वेश्चन है। इन्हें बार बार मैप को देखना पड़ता है, बार बार इन्हें रिमेम्बर करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, तभी याद होते हैं। तो देखिए इसका आंसर है सी, जोजिला। लेकिन हम बाकी का देखते हैं। बाकी में लिखा है मुलिंगला। मुलिंगला किसको कनेक्ट करता है, देखिए मुलिंगला जो है वो उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत से। इसको उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत से। सिपकिलाला भी सेम हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत से, तिब्बत चाइना। जोजिला तो हम लोगों ने बात कर ली। कारा टैगला ये भी इंडो चाइना बॉर्डर पे है और क्रॉस एक काराकोरम रेंज में है। कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी आय वितरण सही आंसर है। दोस्तों जो लॉरेंज कर्व है हमारे इकोनॉमिक्स में कितनी इनइक्वालिटी है, हमारे इकोनॉमिक्स में कितना लोअर क्लास है, कितना अपर क्लास है, कितना मिडिल क्लास है, उनको दिखाता है। इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटी है, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो कंट्री में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में हो, उनको दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लॉरेंज कर्व का। तो लॉरेंज कर्व किस लिए यूज़ होता है, आय वितरण के लिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण किया था। देखिए पहले इस क्वेश्चन से ही एक और आंसर निकल के आता है कि जो स्वर्ण मंदिर है वो किसके नाम पे बना है, हरमिंदर साहब के नाम पे। और इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु श्री हर राय और गुरु रामदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन देव। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें एंड लाइक करें और हमारे YouTube चैनल टीम शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।